आज हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक चेंजेस एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। डायनामिक चेंजेस एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। ये जी हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, AR, MR। हुआ क्या कि डिमांड में इजाफा हो गया। डायनामिक चेंजेस वक्त गुजरने के साथ साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाते हैं। मार्केट में जिन फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंड कर रही होती है वो फैक्टर चेंज हो जाते हैं, लाइक पॉपुलेशन ही चेंज हो जाती है, तो डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। पहला फैक्टर। हम तो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखें, मार्जिनल कॉस्ट है, ये मेरी क्या है, एवरेज कॉस्ट है, इधर हम इक्विलिब्रियम पे स्टैटिक है। डायनामिक हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ गया, इसकी वजह से जो डिमांड का था ना वो क्या हो गया, T2। क्वांटिटी में भी इजाफा हो गया, प्राइसेस मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व हुई है। लेकिन ये भी एमसीक्यूज है कि अगर डिमांड में इजाफा हो तो फिर क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं, और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते हैं। यानी कि सप्लाई के साथ मूवमेंट हुई है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई है, और जो यहाँ से हम शिफ्ट हुए हैं, ये रेड लाइन जो नजर आ रही है, ये हमारे पास है चेंज इन डिमांड, और जो सप्लाई वाली हुई है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हुई है। खैर प्राइसेस इंक्रीज हो गई, इधर एमसी ने नए एमआर को इंटरसेक्ट किया, ये क्वांटिटी है, और अब ये कॉस्ट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल सिचुएशन में चला गया है, किसकी वजह से, डायनामिक चेंजेस की वजह से। और पहले हम जो प्लांट था उसका ऑप्टिमम यूज कर रहे थे, अब यहां आ गए हैं, इट मींस ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को देखकर न्यू फॉर्म अट्रैक्ट होगी। जब न्यू फॉर्म अट्रैक्ट होगी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोर डिमांड होगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोर डिमांड होगी, हो सकता है कि जो वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएं और एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर जाए। हो सकता है कि वेजेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे, मार्जिनल कॉस्ट हमारी एवरेज कॉस्ट सेम रहे। हो सकता है कि जब हम लार्ज पैमाने पर खरीदें लेबर्स को और कैपिटल को, उसकी वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए कम हो जाए, यानी कि लेबर भी सस्ती पड़े और कैपिटल भी, तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट हमारी डिक्लाइन कर जाए। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। चैनल कहाँ से चला है, डायनामिक एनालिसिस से। स्टैटिक था, एक पॉइंट के ऊपर रुके हुए थे, डिमांड चेंज हुई, डिमांड चेंज होने की वजह से जो नॉर्मल प्रॉफिट था नॉर्मल में चला गया। उसमें दो चीजें आई, एक फैक्टर की ओवर यूटिलाइजेशन हो गई, ऑप्टिमम फैक्टर से आप दूर चले गए, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से न्यू फॉर्म्स एंटर होना शुरू हो गए। ठीक हो गया। अब जब न्यू फॉर्म्स एंटर होंगी तो वो मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिमांड करेंगे,
अब वो कहता है कि जब मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिमांड करेंगे, हो सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर जाए। उसके बैकग्राउंड में क्या होगा कि वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएंगे। इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। यहाँ सेम रहे हैं, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, और इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री हम कहेंगे। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री का जो सप्लाई कर्व होगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा, इधर हॉरिजॉन्टल होगा, और इधर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। ये बातें आपने याद रखनी है कि पॉजिटिव स्लोप जो है सप्लाई का जो स्लोप है इंडस्ट्री का द लॉन्ग रन, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे होगा अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की ही बात करेंगे। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम बनी हुई है। असल में मकसद आपको एमसीक्यू समझाना है। डिमांड E1, सप्लाई S1, यहाँ सपोज ये LMC1, LAC1, क्वांटिटी, प्राइस, हुआ क्या कि डिमांड में क्या हो गया, इजाफा हो गया D2, जिसकी वजह से जो प्राइस है P2 हो गई, और प्राइस P2 हो गई, कॉस्ट वो नीचे की नीचे ही है। ये सारे का सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट इंक्रीज होने की वजह से न्यू फॉर्म्स अट्रैक्ट हो गई, न्यू फॉर्म अट्रैक्ट हुई तो उन्होंने मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिमांड किए, जिसकी वजह से वेजेस भी इंक्रीज हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया। दूसरे लफ्जों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। जितना डिमांड इंक्रीज हुई है, क्योंकि कॉस्ट ने उसको रेजिस्ट किया है, कॉस्ट बढ़ गई है, अब उतनी सप्लाई में इजाफा नहीं होगा। सप्लाई डिमांड में ज्यादा इजाफा होगा, सप्लाई में इजाफा तो होगा पर उतना नहीं होगा। क्यों नहीं इजाफा होगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई। तो ये मेरा, ये जो मैं ग्रीन लाइन यूज कर रहा हूँ, ये मेरी क्या है, S2, ये P2 डैश, प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है Q2, मगर जो ओरिजिनल प्राइस थी हमारी P1 उससे अभी ऊपर है, और ये मैंने ग्रीन लाइन, इसके बिल्कुल ऊपर भी कुछ बुकों में बनाया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, कुछ बुक ने यहाँ साइड पे भी बनाया हुआ है, दोनों ही ठीक है। ये LAC है और ये LMC, यानी कि क्वांटिटी में क्या हो गया, इजाफा हो गया, यहाँ भी इजाफा हो गया। अब पहला मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो ये था E1। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है जहां पर ये रेड डिमांड की लाइन और ग्रीन सप्लाई की लाइन
एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो ये पॉजिटिव स्लोप इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व, ये क्या है, इंडस्ट्री सप्लाई कर्व, ठीक हो गया। इसे हम इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री कहते हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। सप्लाई डिमांड P1 Q1 P1 LMC1 LAC1 क्वांटिटी। वही सेम प्रोसेस हुआ क्या कि डिमांड में इजाफा हो गया। देखेंगे डिमांड में इजाफा हुआ जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी, और ये हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो अब नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। वही सेम स्टोरी, प्राइसेस इंक्रीज हुई और न्यू फॉर्म अट्रैक्ट हुई। न्यू फॉर्म अट्रैक्ट होने की वजह से इधर सिचुएशन क्या बनी कि वेजेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे लफ्जों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई। यानी कि सप्लाई डिमांड बढ़ने को क्या कर रही है, वेलकम कर रही है, पहले रेजिस्ट किया था। तो इसमें क्या होगा कि जितनी डिमांड में इजाफा हुआ है, सप्लाई में क्या हो गया, उससे ज्यादा इजाफा। और ये हमारा सप्लाई नजर आ रहा है, डिमांड में थोड़ा सा इजाफा हुआ था मगर सप्लाई में बहुत ज्यादा। जहाँ रेड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, ये हमारी क्वांटिटी हो गई और प्राइस पहले वाले लेवल से भी नीचे आ गई। P2 जो आपकी एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी पहले से नीचे आ गई। बिल्कुल आप इधर भी बना सकते हैं, मैंने बताया इसका मकसद यही हो रहा होता है दिखाने का कि कॉस्ट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। पहला पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम ये था E1, अब क्या हो गया E2, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो लॉन्ग रन जो सप्लाई कर्व है वो इधर क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो वो पूछ लेता है अक्सर इंटरव्यूज में या क्वेश्चन में कि अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री हो तो आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की जो स्लोप है वो क्या हो, तो फिर आप उसे बताएंगे ये नेगेटिव होगी, कैसे होगी, ये सारा प्रोसेस आपसे बता सकते हैं। थर्ड वन है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में यही हम डिमांड कर बना रहे हैं, ये सप्लाई कर, ये LMC1 LAC1 डिमांड में इजाफा हुआ, प्राइस P1 से P1 डैश हो गई, कुछ टाइम के लिए क्वांटिटी में इजाफा हुआ, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट नीचे है प्राइस ऊपर है, ये सारे का सारा अब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हुआ क्या कि प्रॉफिट ने अट्रैक्ट किया और फिर हमने लेबर और कैपिटल की डिमांड की, बट यहाँ पर लेबर
और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें सेम ही मिला, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी सेम है। तो डिमांड में भी हमने उतना ही इजाफा जितना हुआ था उतना ही हमने क्या किया, सप्लाई में इजाफा किया। ये सप्लाई है, जितना डिमांड में इजाफा हुआ है उतना सप्लाई में इजाफा। पहले मैं इस ए पॉइंट पर था, अब इस पे आ गया बी पे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया लॉन्ग रन, सप्लाई कर इधर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये क्या है मेरे पास, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। तो डायनामिक चेंज एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम पहला हमने पढ़ लिया है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो तो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे। यही सेम टॉपिक्स हम मोनोपोली में भी पढ़ेंगे। अब आ जाता है चेंज इन कॉस्ट। पहला हमने डिमांड को पढ़ा, अगर चेंज इन कॉस्ट हो जाए तो इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क। अब क्या आ गया, सेकंड, चेंज इन कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट, ये जी मेरा फॉर्म। सबसे पहले इसमें ये है कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज, फिक्स कॉस्ट चेंज impact on firm equilibrium and industry equilibrium. ये है प्राइस AR MR, MC का क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट नीचे है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये मैंने बना दिया एवरेज फिक्स कॉस्ट। नॉर्मली हम ये बनाते नहीं होते। और साथ ये सप्लाई और ये डिमांड, ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम आ गया, ये फर्म का इक्विलिब्रियम, और ये इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। हुआ क्या कि फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो गया। फिक्स कॉस्ट में इजाफा होने से क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। और एवरेज टोटल कॉस्ट भी ऊपर की तरफ चली जाएगी। उसका नुकसान क्या होगा कि जो हम नॉर्मल प्रॉफिट में थे, ब्रेक इवन पॉइंट पे थे, तो उससे हम क्या चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, पहले हम ये ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है ये ऊपर चला गया। तो जो फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है उसने मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं डाला और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं डाला। ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से जो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर थे वो किस में चले गए, लॉस में। लॉस भी नॉर्मल है, शट डाउन वाला लॉस नहीं है, क्योंकि एवरेज पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट अभी नीचे ही है इस पॉइंट से। वो कहता है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इसका इंपैक्ट ये आएगा, शॉर्ट रन में वो कहता है कि कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नो इंपैक्ट ऑन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में ये होगा कि जो फर्म्स ब्रेक इवन पॉइंट पे थी वो फिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से, शॉप का रेंट बढ़ने की वजह से सबकी सब किस में चली गई, लॉस में चली। लॉस में जाने का क्या मतलब है, क्या वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर नहीं आ रही तो फिर किधर जाएंगे, कारोबार छोड़ जाएंगे, लेफ्ट बिजनेस। बिजनेस क्या है कि इन्होंने लेफ्ट किया, बिजनेस लेफ्ट करने से क्या हुआ, क्वांटिटी क्या हुई, कम हुई। क्वांटिटी कम करने से क्या होगा कि जो आपका इंडस्ट्री का सप्लाई कर है, क्योंकि बहुत सारी फर्में छोड़ के जा रही हैं जो लॉस में, तो ये सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और बैकवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा,
कि आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइसेस क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, और ये दोबारा आप नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आ गए। ठीक है, इस कॉस्ट चेंज होने से शॉर्ट रन के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आया क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, क्वांटिटी वही रही, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी। लॉन्ग रन में इंपैक्ट आया, कुछ फर्में कारोबार छोड़ गई, और इन द लॉन्ग रन क्या हुआ, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई आपकी, क्वांटिटी डिक्रीज हुई, प्राइसेस क्या हो गई, इंक्रीज। ये सीन तो हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट, मैसेजेस बहुत आए हैं। आजकल मैं वो दूसरा माइक यूज नहीं कर रहा, इस वजह से वो आवाजें दूसरी भी आ जाती हैं। वैसे ये आवाज आपको मेरी क्लियर आ रही है, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ वो हेडफोन वगैरह लगा कर ना, तो इस वजह से मैं अभी आपको बताता हूँ कि डिमांड इंक्रीज से वेज कैसे इंक्रीज, ये मैं बता देता हूँ इब्रार अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो आवाज मेरी आ रही है, व्हाइट बोर्ड सही नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, ठीक है, मैं बता देता हूँ इब्रार अभी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, ये एमसीक्यूज बन रहे हैं सारे, नीचे एमसीक्यूज हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा, चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है वो डायरेक्ट किसको इफेक्ट करती है, मार्जिनल कॉस्ट। ये मेरा प्राइस है, ये मेरी एमसी है। एमसी का कोई मैंने क्या कहा था, सप्लाई कर कहा था, और ये सप्लाई है, और डिमांड है, ये क्वांटिटी। हुआ क्या कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से क्या होगा कि जो आपका सप्लाई कर्व है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, इधर सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वजह से क्वांटिटी कम है। फिक्स कॉस्ट का फौरन रिस्पॉन्स नहीं आया था, जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आपका सप्लाई कर्व होती है। ठीक है, क्योंकि अगर उसका डेरिवेटिव लेने वेरिएबल कॉस्ट का, वो मार्जिन कॉस्ट बनती है। तो जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा ना, उससे क्या होगा, इन द शॉर्ट रन ही तमाम की तमाम फर्म्स की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइसेस इसमें क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है। ठीक हो गया, और फौरन ही ये ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर आ जाएगी। इधर कोई भी फर्म इंडस्ट्री छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक हो गया, वही जैसे लॉन्ग रन में हमने देखा कि लॉस की वजह से कुछ फर्म्स ने इंडस्ट्री छोड़ी और फिर प्राइसेस बढ़ी, इधर ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी तो वारी वेरिएबल कॉस्ट कल मैंने ड्रॉ करवाया था कि जो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है यही सप्लाई कर्व होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट ने किसको इफेक्ट किया, मार्जिनल कर्व। मार्जिनल कर्व ने फौरन रिस्पॉन्स दिया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, इसकी वजह से प्राइसेस ये इंक्रीज हुई, और जितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई थी उतनी प्राइसेस इंक्रीज हुई, और जो हमारा लॉस हुआ था वो, जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई थी वो हमारी कवर हो। ठीक हो गया, तो शॉर्ट इसमें कोई फर्म्स नहीं छोड़ के जाएगी, फौरन रिस्पॉन्स आएगा। उसमें क्या हुआ था, शॉर्ट रन में नो रिस्पॉन्स, लॉन्ग रन में जो ब्रेक इवन से लॉस में गई थी वो छोड़कर जाएंगी और सप्लाई चेंज होगी, एंड सो ऑन, वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमारा सेकंड डायनामिक क्लियर हो गया। अब थर्ड आ जाता है टैक्सेस, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
टैक्सेस, इफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, इफेक्ट ऑफ, थर्ड डायनामिक है इफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। कि अगर आप टैक्स लगाते हैं फर्म्स के ऊपर, अब ये वो सप्लाई के ऊपर टैक्स लग रहा है, अब हमने इसमें सप्लाई कर देखना है, नॉट ए डिमांड, क्योंकि हम ये फर्म पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर को पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर की तरफ से सप्लाई होती है। और जब हम कंज्यूमर पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम डिमांड की इलास्टिसिटी देख रहे थे। ठीक हो गया? तो इन चीजों को आपने मिक्स नहीं करना। अब हम क्योंकि फर्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स हम सप्लाई के ऊपर देखेंगे। वो कहता है दो तरह के टैक्स होते हैं, एक फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है, प्रोपोर्शनल टैक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है? जो लमसम टैक्स है ना, लमसम टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, आपको याद होगा कि मैंने नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज फिक्स कॉस्ट में शामिल किया था। और दूसरा है स्पेसिफिक सेल टैक्स, स्पेसिफिक सेल्स टैक्स, जीएसटी। यानी कि जिस तरह के 17.5%, 18%, 16%, 17% हम सुनते रहते हैं जीएसटी टैक्स, ये सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेल ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा, सेल्स कम है तो टैक्स भी कम, लाइक वेरिएबल। ये लमसम टैक्स नाम से ही जाहिर है, तो ये फिक्स टैक्स, तो ये किस में जाएगा? फिक्स कॉस्ट में। और ये किस में जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। इसका सेम वही इंपैक्ट आएगा लमसम टैक्स का जो कि फिक्स कॉस्ट का है, और स्पेसिफिक टैक्स का सेम वही इंपैक्ट आएगा जो वेरिएबल कॉस्ट का आएगा। तो आप इसको पढ़ेंगे, उसमें भी डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, वही डायग्राम जो मैंने पीछे बनवाई है वही यूज करनी, पर आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक टैक्स का क्या इंपैक्ट है और लम सम टैक्स या प्रॉफिट टैक्स का क्या इंपैक्ट है। ठीक हो गया? तो ये दोनों चीजें ये तीन एमसीक्यूज हैं, लम सम टैक्स, फिक्स टैक्स और स्पेसिफिक सेल टैक्स। अब आ जाता है बात स्पेसिफिक सेल टैक्स। वो कहता है जब स्पेसिफिक सेल टैक्स लगता है तो बेयर कौन करता है, जो पोर्शन है टैक्स का वो ज्यादा किसके पास जाता है? आया कि सारे का सारा कंज्यूमर बेयर करेगा या आया का सारे का सारा प्रोड्यूसर बेयर करेगा? ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स लेस इलास्टिक है तो कंज्यूमर लेस बर्डन बेयर करेगा और प्रोड्यूसर मोर बर्डन बेयर करेगा। लाइक मिल्क की इलास्टिसिटी लेस है। अब गवर्नमेंट सपोज दूध के ऊपर टैक्स लगा देती है, ठीक हो गया? अब जो प्रोड्यूसर है, फर्म प्रोड्यूस करने वाली है, मैं गवाले की एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट ए नेस्ले, ठीक है? फ्रेश मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आपका मिल्क सेलर है वो उसको स्टोर तो नहीं कर सकता ना। अगर वो सारे का सारा टैक्स जो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लगाया प्रोड्यूसर कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी, तो वो उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे। तो जो इसके पास सप्लाई आ रही है ये सप्लाई किधर भेजेगा? मार्केट में, जब इसकी चीज ही नहीं बिकेगी इतनी महंगी। तो जो नेसेसिटी है और उनकी इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन वन है। प्रोड्यूसर एंड से देखना है, फिर मैं आपको कह रहा हूँ। तो अगर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए तो प्रोड्यूसर कम बेयर कर ज्यादा बेयर करता है और कंज्यूमर कम। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है, जैसे कि टीवी है, इसका इसकी बनाने वाली फर्म्स, फर्नीचर है, अगर इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया जाए तो फिर कंज्यूमर मोर बेयर करेगा और प्रोड्यूसर क्या करेगा? लेस बेयर करेगा। इसको अब हम डायग्राम्स की मदद से समझते हैं, ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो।
और ये किसकी हो रही बात है? स्पेसिफिक फेल टेस्ट। ये देखिए जी, डिमांड कर्व की हमने स्लोप सेम रखनी है, डिमांड को हम चेंज नहीं करें, क्योंकि हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? सप्लाई को। और ये सप्लाई कर्व है मेरा, जो आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने लेस इलास्टिक बनाया है। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी, ये मिल्क और ये फर्नीचर। इसको स्टोर किया जा सकता है 90 से तक। वही डिमांड की स्लोप मैंने वही रखी है, और सप्लाई इधर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन। अब हुआ क्या कि मिल्क के ऊपर टैक्स लग गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो सप्लाई का क्या हो गया? बैकवर्ड शिफ्ट, S1 से S2। ये जितना कर्व ये पीछे गया है ना, ये सारे का सारा टैक्स लग गया। ठीक है, इसमें प्राइस तो इतनी बढ़नी चाहिए थी, इतनी बढ़नी चाहिए थी प्राइस, इतना टैक्स लगा है, ये सारे का सारा टैक्स की जाएगी। बट प्राइसेस बढ़ी कितनी है? या सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, P1 से P2। कंज्यूमर के लिए तो ये प्राइस हुई है ना, P1 से 2। ये सारे का सारा कौन बेयर कर रहा है? ये जो मैंने ग्रीन किया है, कंज्यूमर साइड है। और जो ये मैं रेड करने जा रहा हूं, ये सारे का सारा क्या है? प्रोड्यूसर बेयर करें। ठीक हो गया? अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं हम, वही डायग्राम है, क्वांटिटी प्राइस, वही टैक्स लगा दिया गया, जिसकी वजह से सप्लाई S1 से S2। ठीक है, ये टैक्स लगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज तो इतनी होनी चाहिए थी, पर इंक्रीज कितनी हुई है? ये इंक्रीज। अब आपको नजर आ रहा होगा कि टैक्स इतना लगा है, प्रोड्यूसर ने ये वाला हिस्सा बेयर किया टैक्स का। और जो नीचे वाला मैं रेड कर रहा हूँ, ये सारे का सारा किसने बेयर किया? ये सारे का सारा कंज्यूमर। इधर कंज्यूमर ने ज्यादा बेयर किया, इधर कम किया था, इधर प्रोड्यूसर ने ज्यादा बेयर किया था, इधर कम किया। क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। अगर ये और ज्यादा इलास्टिक हो जाए, ये हो जाए मोर इलास्टिक, यहाँ स्लोप कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्लोप का मैंने आपको बता दिया था, मैं अभी चाहे अगर टाइम बचता है तो स्लोप का दोबारा बता दूंगा। अभी मैंने इलास्टिसिटी पॉइंट, स्लोप मैंने बताया था स्टीपर है तो ज्यादा है, फ्लैटर है तो कम है, तो उसको आप देख लेंगे अगर टाइम ना बचा तो। ये सपोज दैट ये डिमांड कर भी मैं स्लोप नहीं चेंज कर रहा हूँ, और ये मेरा सप्लाई कर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इन्फिनिटी इलास्टिक, यानी कि इधर इलास्टिसिटी क्या हो गई? इन्फिनिटी है, और स्लोप क्या है? स्लोप तो 0 है। ठीक है, अब इन्फिनिटी, क्योंकि मैं इलास्टिसिटी को डिस्कस कर रहा हूँ, स्लोप को अभी नहीं पढ़ते, तो ये प्राइस है। ये हुआ क्या कि टैक्स लग गया, टैक्स लगने से ये सप्लाई का किधर चला गया? विभाजन पीछे चला। आप E1 से किस पे आ गए? E2। क्वांटिटी की क्या हो गई? टैक्स कितना लगा? इतना। और प्राइसेस भी कितनी बढ़ी? इतनी। तो सारे का सारा किसको चला गया? कंज्यूमर को। कंज्यूमर को सारे का सारा, प्रोड्यूसर को क्या गया है? 0। तो इट मींस अगर वर्टिकल हो जाए बिल्कुल, यानी कि सप्लाई चेंज ही ना कर सके आप टैक्स लगाने की वजह से, तो सारे का सारा किसको जाएगा? प्रोड्यूसर को। कंज्यूमर क्या हो जाएगा इधर? 0। अगर हॉरिजेंटल उसका उल्टा आ गया, इधर सारे का सारा किसको जा रहा है? कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर को क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सब सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आपका जो सप्लाई कर्व है ना, वो नेगेटिव स्लोप हो जाता है। वो नेगेटिव स्लोप कब होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन गुड्स होते हैं कुछ, उनकी सूरत में ना सप्लाई कर्व क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है। देखिए जिस तरह के
ये कार की पोल्यूशन है। इसको कंट्रोल करने के लिए ना कार की प्राइसेस हाई रखी जाती है, फर्क करें $100 $100 पे लोग कम कारें खरीदेंगे, तो धुआं भी क्या होगा, धुएं की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। कारें सस्ती हो जाए, लोग ज्यादा खरीदेंगे, धुएं की सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्राइसेस और धुएं की सप्लाई का आपस में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, प्राइसेस कम होगी तो धुआं ज्यादा होगा। तो ये कौन सी गुड्स हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस सूरत में क्या होगा कि आप का ये वैसे ही डिमांड का सेम जो हम बना रहे हैं उसी स्लोप का ये डिमांड है, और ये हमारा ये वाला मैंने सप्लाई कर दिया, इतनी क्वांटिटी है, इतना प्राइस है। हुआ क्या कि टैक्स लगा दिया कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, सप्लाई कर क्या हो गया, कम। अब टैक्स कितना लगा, इतना लगा टैक्स, ये टैक्स लगा। प्राइसेस तो असूलन इतनी बढ़नी चाहिए थी P1 डैश, पर प्राइसेस क्या है, उससे भी ज्यादा बढ़, जितना टैक्स लगा प्राइसेस उससे भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, जब नेगेटिव स्लोप आपका सप्लाई कर्व होगा और जो स्लोप है सप्लाई कर्व लेस होगी डिमांड कर्व से, तो उस सूरत में अगर गुड्स के ऊपर आप वो लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, ऑलमोस्ट क्लास एंड हो गई है, 10 से 11 मिनट रह गया, तो इसका कल टेस्ट सेंड करूंगा मैं, ठीक हो गया, परफेक्ट कंपटीशन का।